सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के जाबाज सैनिकों को पुरस्कृत किया। गुरुवार को आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के जाबाज सैनिकों को 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र पुरस्कारों से सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को पिछले महीने राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए फटकार लगाई। अवैध अप्रवास पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई के तहत दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 121 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव यात्रा पर हैं। सारण जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 2 सार्वजनिक सभाएं की और बिहार में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के अपने आह्वान को दोहराया। दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामलों में उछाल के बाद भारत में भी हाल के हफ्तों में कोविड-19 के नए मामले देखे गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और पंजाब सरकार पर गर्मी के मौसम में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता दुनिया के सामने उजागर हो गई है और कहा कि भारत ने इस महीने की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी संगठनों का मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 को संबोधित किया। एक दशक से अधिक समय में नक्सल विरोधी अभियानों में सबसे बड़ी वृद्धि के रूप में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2025 के पहले 150 दिनों में ही 300 माओवादी हताहतों को दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा में 3 बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी घर खरीदारों निवेशकों से करीब 1200 करोड़ रुपए की गबन व फंड डायवर्जन को लेकर बताई जा रही है। दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि वह वैश्य समाज की पहली बेटी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय संघ की अध्यक्ष बनी। उन्होंने बताया कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें डूसू चुनाव में उतारने का फैसला किया तो उनकी मां ने पहले इसका विरोध किया था। पिताजी ने जब कॉलेज में जाने के लिए कहा तो कहते बेटा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो, ये फीस ले जा, ये मार्कशीट ले जा, जाके गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो। फिर जैसे ही राजनीतिक फील्ड में आई, कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, डूसू का इलेक्शन लड़ा, मैं पहली वैश्य समाज की बेटी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की प्रेसिडेंट बनी। पिताजी तो खुश थे पर मां बहुत नाराज हुई। इतनी नाराज हुई कि 4 दिन तक तो पिताजी से बात नहीं करी। कह रहे देख लो, तुम बिगाड़ लो इसको, तुम्हारे जूते घिसेंगे, शादी भी नहीं करेगा कोई, बनियों के बच्चों का काम है राजनीति करना। पर मैं आज पिताजी को आज इस मंच से याद करके उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं कि वो उस दिन मेरी उंगली ना पकड़ते तो आज मैं इस ओहदे पे ना खड़ी होती। वो लड़ गए मां से भी और पूरे समाज से कि नहीं, मेरी बेटी को यदि ये मौका मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी आगे बढ़े। वो खुद स्कूटर पे जाते थे और मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि बेटा तू गाड़ी में जाए कर, अपना व्हीकल होना बहुत जरूरी है। अपने साथ अपने समाज की, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो। और मैं आज उस दिन को याद कर रही हूं कि समाज की हर बेटी को यदि हर ऐसा पिता मिल जाए तो मेरे जैसी न जाने कितनी रेखा गुप्ता अलग अलग मुकाम पे आपको मिलेगी। आपकी हर बेटी रेखा गुप्ता बनने के काबिल है, उस मुकाम पे जाने के लिए काबिल है। केवल उसको ऐसी मां चाहिए, ऐसे पिता चाहिए जो मेरे सामने बैठे। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अभी असीम भाई कह रहे थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और समाज में यदि आपने इस बात को गांठ बांध लिया कि हमारी बेटी भी आगे बढ़ सकती है तो निश्चित रूप में पूरे देश में
जहां भी सम्मान योग्य पद हैं वहां समाज की बेटियां आगे नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद नेताओं पर पड़ने वाले दबाव से मन ही मन प्रसन्न है। दिल्ली से आपकी सरकार जाने के उपरांत अब दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा का मेयर बन चुका है और जल्द ही स्थायी समिति एवं निगम के हाउस पर भी भाजपा का शासन होने जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को जब से मुकेश गोयल एवं अन्य 14 निगम पार्षदों ने आप छोड़कर अलग दल बना लिया है, आप प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व में यह भय समाया हुआ है कि वार्ड समिति के चुनाव से पहले कहीं एक और टूट आम आदमी पार्टी में न हो जाए। वीरवार को कीर्ति नगर के A9 बैंक्वेट हॉल में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, नेता विरोधी दल अंकुश नारंग एवं दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में बैठक हुई। वे अपनी एकता और एकजुटता का परिचय तो दे रहे थे, लेकिन जुबान पर कुछ और था और दिल में वार्ड समिति के पदों एवं स्थायी समिति के सदस्यों को लेकर कुछ और चल रहा था। शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ भी गंभीरता से चुनाव एवं पार्टी की एकजुटता को लेकर चर्चा हुई। कीर्ति नगर के A9 बैंक्वेट हॉल में आप निगम पार्षदों की मनोरंजन के साथ बैठक में हुए खर्च को लेकर स्थानीय निगम पार्षद पर कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रमेश नगर निगम क्षेत्र के निवासियों में यह बात जोरों पर है कि क्षेत्र में MCD के बेलदार मुकेश, जेई मानव चौधरी एवं निगम पार्षद मिलकर बड़े पैमाने पर न सिर्फ अवैध निर्माण करवा रहे हैं, बल्कि सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण करवा रहे हैं। अवैध निर्माणकर्ताओं और बिल्डरों का कहना है कि बेलदार मुकेश सभी के हिस्से की राशि प्रति लिंटर की दर से लेते समय कह चुका है कि चाहे कहीं भी शिकायत हो, कार्रवाई नहीं होगी। अगर बहुत दबाव पड़ा तो औपचारिकता निभाने के लिए 1-2 जगह कट लगाकर फोटो खींच लेंगे और फाइल की खानापूर्ति कर देंगे। रमेश नगर निगम क्षेत्र में जंगल राज कायम हो चुका है। 10 वर्षों तक आपके विधायक ने क्षेत्र को बर्बाद किया, जो बच गया अब उसे निगम पार्षद ने जंगल राज में तब्दील कर दिया है। निगम पार्षद पुनीत राय ने रमेश नगर निगम क्षेत्र के जेई भवन नरेंद्र मीना के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए वह पत्र मीडिया को भी दिया। मीडिया ने जब खबर चलाई तो जेई नरेंद्र मीना का तबादला हो गया। तबादले के बाद बेलदार मुकेश शर्मा और निगम पार्षद पुनीत राय में समझौता हो गया। जेई चूंकि बेलदार मुकेश के माध्यम से ही अवैध निर्माणकर्ताओं से उगाही करता है, इसलिए जेई मानव चौधरी भी निगम पार्षद के इशारे पर क्षेत्र में जंगलराज को बढ़ावा दे रहा है। मानसरोवर गार्डन महावीर धर्म कांटा पर 7 मंजिला कमर्शियल निर्माण हुआ है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में 600 गज पर 1500 गज पुरानी नींव पर A31, 32, 33 को जोड़कर अवैध निर्माण जारी है। C15 मानसरोवर गार्डन में पुरानी नींव पर 300 गज में चौथी और 5वीं मंजिल पर कमर्शियल निर्माण किया गया है। मानसरोवर गार्डन रिंग रोड रामधन मोहनलाल द्वारा फुटपाथ पर 3-3 फुट छज्जा निकालकर अतिक्रमण किया गया है, जो बेलदार मुकेश, जेई और निगम पार्षद पुनीत राय के संरक्षण में हुआ है। इस प्रकार की 60 से अधिक अवैध कमर्शियल निर्माण की सूची मुख्यमंत्री को शिकायत के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है और यह MCD कमिश्नर एवं DC करोलबाग जोन श्वेतिका सचान तक पहुंच चुकी है। दिल्ली नगर निगम के आयुष विभाग के निदेशक डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती विचित्रा तेवतिया की पुण्य स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बुधवार 28 मई 2025 को किया जाएगा। डॉक्टर चंद्रकेतु, जो पूर्व में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एवं मंत्री दीपचंद बंधु के साथ रह चुके हैं, उनके परिवार में हाल ही में पुत्र की शादी की शहनाई बजी थी, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल था। इसी बीच प्रभु द्वारा अपने श्री चरणों में 18 मई 2025 को आकस्मिक श्रीमती तेवतिया को बुला लिया गया। श्रीमती तेवतिया की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा गुरु जम्भेश्वर संस्थान भवन, गुरु जम्भेश्वर संस्थान, MG रोड, PNT कॉलोनी, सिविल लाइंस, विकास भवन, नई दिल्ली में शाम 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु यह सभा आयोजित की जा रही है। श्रीमती विचित्रा के पति डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया के अतिरिक्त शोकाकुल परिवार में पुत्र शौर्य तेवतिया, पुत्री पायस्वानी, पुत्र वधू रिया तेवतिया, ज्येष्ठ अनिल बंधु, ज्येष्ठ विजन तेवतिया एवं भांजा मंजुल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के उज्जवल भविष्य पर विश्वास जताते हुए इसे निवेश का उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत की भागीदारी को सराहते हुए राज्य सरकारों और मंत्रालयों को निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने हाल ही में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उल्लेख करते हुए पूर्वोत्तर के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देवी और सज्जनों,
आज जब मैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बांबू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल
योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम में श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड से कार्य करते हुए अयोध्या को उसका प्राचीन गौरव दिलाने का कार्य किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। हनुमानगढ़ी और अयोध्या धाम से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संत जन, भक्तजन, मैं सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन जो प्राचीन टीला था, त्रेता युग का टीला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। उस हनुमानगढ़ी की इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय राम दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी जो ये भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय राम दास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी निशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के इस भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच ये कथा मंडपम पूज्य बाबा अभय राम दास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखिए मेरे आने वाली पीढ़ियों ने हनुमानगढ़ी के
भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहां पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर और बीएसएफ अलंकरण समारोह में सीमा प्रहरियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 1965 से 2025 तक देश की रक्षा करते हुए 2000 से ज्यादा बीएसएफ जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। शाह ने कहा कि देशभक्ति और समर्पण के साथ सभी कठिनाइयों को पार कर बीएसएफ ने खुद को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सीमा पार सुरक्षा बल को स्थापित किया है। सभी प्रमुख अधिकारीगण और सभी उपस्थित सीमा प्रहरियों का आज के कार्यक्रम में मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। 1965 से लेकर 2025 तक अपने कर्तव्य के पथ पर निडर होकर सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ चलते हुए 2000 से ज्यादा जिन सीमा प्रहरियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूरे देश की मान्यता है कि आज देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के बाद आजाद होकर हम अपना सम्मान पुनः प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हुए हैं। उसमें इन सीमा प्रहरियों के योगदान का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है और वंदनीय है। एक प्रकार से 65 से 25 की ये यात्रा, बीएसएफ की ये यात्रा, इसको कोई बारीकी से देखेगा तो किस प्रकार से विकट परिस्थिति में से शुरू हुआ एक संगठन, अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ एक संगठन, विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के तकनीकी असिस्टेंस के सिवाय शुरू हुआ एक संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गौरवमयी सीमा सुरक्षा बल बनकर हम सबके सामने उभरा है। रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटी के युवाओं का कि कभी इस विषय पर रिसर्च करेंगे तो केवल और केवल देशभक्ति के आधार पर सभी कठिनाइयों को पार कर कैसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है, उसका उदाहरण हमारा बीएसएफ है और इस बात का हम सबको गौरव है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हर बच्चे के मुंह पर जब गौरव के साथ जिक्र आता है, उसकी नींव में अनेक सीमा प्रहरियों का -46 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक के विषम तापमान, घने जंगल, दूरस्थ पहाड़ी चोटियां और विषम नाले और समंदर के किनारे पर अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर प्रहरियों ने जो देशभक्ति और निष्ठा दिखाई है, इसी से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का आप सबको ये सम्मान मिला है, जिसके आप सभी बहुत बहुत योग्य संगठन के रूप में साबित किया है। इतनी दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जब चयनित किया गया, मैं वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, परंतु जब देश में एक निर्णय किया गया कि एक सीमा पर एक ही बल सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और बीएसएफ को सबसे कठिन 2 सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान की दी गई, वो आपकी योग्यताओं को देखकर ही दी गई है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित किया है। आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में मैं यहां पर आया हूं, तब मैं श्री के.एफ. रुस्तम जी के अमूल्य योगदान को भी जरूर याद करना चाहूंगा। और इस सीमा सुरक्षा बल ने अच्छा ही किया है कि इनकी स्मृति में हर साल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान का आयोजन करते हैं। 65 की युद्ध के बाद जब गैप्स
आइडेंटिफाई कर रहे थे उस वक्त एक ऐसे बल की जरूरियात महसूस हुई जो शांति काल में भी 100% सीमा की सुरक्षा करता हो, और उसमें से बीएसएफ का विचार जन्मा, बीएसएफ का भी जन्म हुआ और श्रीमान रुस्तम जी पहले सीमा प्रहरी बनकर इसके स्थापक डायरेक्टर भी बने। मित्रों, ये यात्रा जितनी मुहिम है, जितनी कठिन है, उतनी ही रोमांचक काली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में परिवहन विभाग के तहत चयनित 112 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि नए उत्तराखंड के निर्माण में भागीदारी का अवसर है। सीएम ने बताया कि बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। राज्य में लागू देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून इस बात की गारंटी देता है कि हर भर्ती मेरिट के आधार पर हो। सरकार की नीति है योग्यता को अधिकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। आज परिवहन आरक्षियों को इनकी नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह में परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी मैं और उनके सभी अभिभावक, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये सफलता न केवल आपके परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें आपके परिवारजनों के सहयोग, आशीर्वाद और त्याग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों के साथ साथ आपके माता पिता, आपके अभिभावक एवं परिवार के सभी सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर राज्य के परिवहन विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परिवहन विभाग में 112 नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया हो, प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रत्येक व्यवस्था में आप बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपकी ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के साथ साथ एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जिसको आप सबको निभाना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, आप न केवल अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, परिवहन विभाग प्रदेश में सुगम और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम सभी जानते हैं जैसे जैसे राज्य में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले पर्यटक, आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, और जिस प्रकार से एकदम से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। मुझे बताया गया कि राज्य में वर्ष 2024 में कुल 1,747 वाहन दुर्घटनाओं में 1,000 लोगों की मृत्यु हुई और 1,547 व्यक्ति घायल हुए, जबकि इसी वर्ष जनवरी से अप्रैल तक 546 सड़क दुर्घटनाओं में 372 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 905 व्यक्ति घायल हुए। इसलिए राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने फरवरी 2025 में नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 लागू की है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।